नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं देश में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कोरोना की पहली लहर जो पिछले साल आई थी उससे भी ज्यादा कोहराम ये दूसरी लहर मचा रही है। पिछले 4 दिन से लगातार 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले हर दिन आ रहे हैं। आज का ताजा आंकड़ा पिछले 24 घंटे का 1,84,372 है। अब करीब करीब 2 लाख टच कर रहा है नए कोरोना के केसेस का ये डेली का आंकड़ा। और इस बार जो मौतें हुई हैं वो भी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही। इस वक्त देश में 13,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस समय 13,65,000 से ज्यादा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकारों के अंदर भी कोरोना वायरस घुसपैठ कर चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्विटर पर बता चुके हैं कि उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले आपने सुना होगा, न्यूज 24 ने भी दिखाया था, केंद्र सरकार ने इस बार 10वीं के 10th के सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए। पूरी तरह से 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए। अब 10th के बच्चों को पास किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। 12वीं के एग्जाम्स भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब 1 जून को बैठक होगी, उसके बाद 12वीं के एग्जाम्स पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज इस चर्चा में अगले आधे घंटे मैं डॉक्टर्स के एक्सपर्ट पैनल के साथ आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपको कैसे पता लगेगा कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया है, और आप कैसे पता लगाएं कि कहीं आपके घर में कोरोना वायरस तो नहीं घुस गया है। इलाज कैसे करें, लक्षण इस नए स्ट्रेन के, कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण क्या क्या है, क्या दवाइयां हैं जो आप दे सकते हैं और क्या दवाइयां नहीं देनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो मेरे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है जो आपके सवालों के जवाब देगा। सवाल बहुत सीधा सीधा है। दूसरी लहर में ये जो चल रही है, कोरोना का इलाज क्या है, आपके घर में कोरोना वायरस आ जाए तो क्या करें, तीसरा नए कोरोना के स्ट्रेन के लक्षण क्या हैं, और जाहिर है कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन, उनको भी आप जानते ही हैं। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. धमीजा हैं, प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया यूएस से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर गोडसे, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर गोडसे, इंडिया में तो अब 1 साल हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि हम घूम के बिल्कुल वहीं आ गए हैं। एक बार फिर से वही चर्चाएं हम कर रहे हैं कि कोरोना का इलाज क्या है। क्या यूएस में भी घूम के आप 360 डिग्री वहीं पे आ गए हैं कि कोरोना का इलाज क्या है, या आपने कोई वहां यूएस में कोई दवा ढूंढ ली है? नहीं, देखो, ऐसे खेत की बात करनी नहीं चाहिए। हम के मगलूबे गुमा थे पहले, आज वही है जहां थे पहले। हम बहुत आगे हैं कि जो नए केसेस आ रहे हैं, अगर हम उनको ठीक तरह कर पाते हैं, हमारा मोर्टेलिटी रेट इंडिया का तो बहुत कम है, तो ये जो 1.5 लाख केस है, हमने नन्हे कदम उठाए हर्ड इम्यूनिटी की तरह। तो मेरे 2 सवाल है, मैं मेरे ट्विटर हैंडल पे हमेशा पूछता रहता हूं @drgodse_ravi1 कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन का 1 डोज लेने के 3 हफ्ते बाद जो लोग हैं, इनमें कोई सीरियस डिसीज आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो महामारी जल्दी अंत हो जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि अगले साल जो लोग आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे, क्या वो लोग ये लहर में अस्पताल में आ रहे हैं? अगर इसका आंसर नहीं है तो ये जल्दी दूसरा लहर खत्म हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। यूएस में तो अब अच्छा चल रहा है क्योंकि वैक्सीनेटेड मेरा कोई भी पेशेंट आता है तो जो पर 100 पॉपुलेशन देखते हैं, यूएस हैज ऑलमोस्ट रीच 64, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एट 93, चिले इज एट 69, इंडिया फिर भी कम है, 5 है। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि डिनोमिनेटर में अपने आबादी डाल दी तो नंबर तो कम लगेंगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी ये लहर। ओके, तो आप ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन ही इकलौता इलाज है कोरोना वायरस का। ठीक है, ओके, सारी दुनिया अब धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। लेकिन आप लोग वहां जो मरीज आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर गोडसे कैसे कर रहे हैं आप? कौन सी दवा सबसे ज्यादा कारगर हो रही है कोरोना के पेशेंट्स पर? देखो, इंडिया का जो अहम प्रॉब्लम है अभी, वो महाराष्ट्र में तो हड़कंप हुआ है और पूरे अभी भारत में हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों को मामूली कोरोना है
सांस लेने में दिक्कत नहीं है, हाइपॉक्सिया नहीं है, वो घर पे रहे तो अच्छा है। लेकिन वो लोग डर जाते हैं कि शायद उनको ऑक्सीजन लगा तो फिर अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, वो डर के मारे अस्पताल जाते हैं। गए तो बेड्स और कम हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टोरीज आती है और लोग डर जाते हैं, ये साइकिल चालू रहता है। यूएस में मेरे पेशेंट के लिए मेरे पास एक ट्रीटमेंट है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिला था, रेजेनरॉन एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल कॉकटेल। किसी भी पेशेंट को हाई रिस्क बंदा है, अगर सिम्टम आने के 10 दिन के अंदर हाइपॉक्सिया होने के पहले उसको 1 घंटे में ये रेजेनरॉन का कॉकटेल लगा दिया आईवी, मानो कोरोना खत्म हो गया। 81% इफेक्टिव इन किलिंग ऑफ कोरोना। अगर इसको हम इंडिया में अनुमति दे देते हैं, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। लोग अगर सिर्फ सोचेंगे कि अगर कोरोना हुआ तो भैया कुछ में ठीक हो सकता हो हाइपॉक्सिया होने के पहले, तो डर कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वेपन यूएस में अभी हमारे हाथ में है। जो भी कोई मेरे हाई रिस्क पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है, किडनी पेशेंट, मैं खुद दे चुका हूं। मेरा कोई भी पेशेंट आया तो मैं अप्लाई कर देता हूं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। 10 मिनट में रिजल्ट आता है, उसको फोन करते हैं, अस्पताल में बुलाते हैं। अभी हम लोग ईआर में भी, इमरजेंसी रूम में भी वो कॉकटेल चढ़ाते हैं, सेम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिला था। कल ही उसके नतीजा आया था कि वो कह रहे थे कि अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हो तो भी आपको वो इंजेक्शन चढ़ा सकते हैं अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है। सीडीसी का गाइडलाइन हमारे लिए अभी है, इफ आई कम इन कॉन्टैक्ट विद कोरोना पेशेंट आई डोंट हैव टू क्वारंटाइन। तो ये मोनोक्लोनल अगर इंडिया में ला दिए तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और बाकी के जो ट्रीटमेंट है, हाँ, वो तो चालू ही है। ओके ओके डॉक्टर भार्गव, पहले तो ये रीजेनरॉन जो डॉक्टर गुड से बात कर रहे हैं, इंडिया में इसकी चर्चा बहुत कम होती है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे पता है हमारे व्यूअर्स को नहीं मालूम होगा। जरा बताइए कौन सा ट्रीटमेंट है ये, और ये इंडिया में क्यों नहीं आ पा रहा है डॉक्टर भार्गव? तो मानक जी, जैसे रेमडेसिविर जैसा ट्रीटमेंट था, वैसे ही रेजेनरॉन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मिश्रण है, 2 दवाइयों का मिश्रण है जिसके माध्यम से कोरोना पे हम असर पा सकते हैं। तो हमने कुछ लोगों पे यूज किया है बाहर से मंगवा के, और जैसे डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं वैसा रिजल्ट बहुत अच्छा पाया है। तो हो सकता है जिस प्रकार से रेमडेसिविर का ट्रायल हुआ जिलियाड का हिंदुस्तान में और अप्रूवल मिल गया, उसी प्रकार से इस दवाई को भी फायदा मिलने का अनुमान है, क्योंकि कल ही परीक्षण के रिजल्ट आए हैं। तो हो सकता है कि ये चीजें देख के भारत सरकार भी इसको उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कदम उठाए। तो दो दवाइयों का मिश्रण से हम कोरोना पे शायद दिख रहा है कि वैक्सीन के अलावा जो सबसे ज्यादा पोटेंट दवाई, याद करिए, देखिए रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उनमें से सबसे ज्यादा पोटेंट दवाई अभी भी डेक्सामेथासोन थी, मॉडरेट टू सीवियर प्रकार के बीमारी में, जो जिनको ज्यादा तकलीफ थी या साइटोकाइन मीडिएशन था। तो टोसिलिजुमैब भी उतनी अप्रूवल नहीं थी, उतनी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं पाई गई। बट ये रेजेनरॉन जो दवाई आ रही है, ये बहुत ही पोटेंट दिख रही है। मतलब अगर कोई वैक्सीन नहीं भी लगवा पा रहा और सिक भी हो रहा है, तो हो सकता है ये दवाई एक इतनी बड़ी कारगर हो जो कोरोना के पूरे दिशा को मार्ग को बदल दे। तो इसीलिए हो सकता है सरकार इसको अप्रूवल पे लाए। अभी ये महंगी दवाई है, हमको काफी महंगे में पड़ती है, हमने जो पेशेंट्स के लिए मंगवाई है। बट अगर ये सस्ते तरीके से, जैसे हिंदुस्तान में जेनरिक मेडिकेशन अवेलेबल होती है, और अगर ये अवेलेबल होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दवाई असर होगी देश में। और इस समय ये भी समझना, डॉक्टर गोडसे की बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं, देश में जैसे हम देख रहे हैं कि आपने कहा 1000 लोगों की मृत्यु, पर वो डिनोमिनेटर देखना जरूरी है। तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो शायद उतनी है। अब जरूरत है, हमने ये कहा था कि 45 साल से ऊपर कुछ 30 करोड़ लोग हैं जिनको वैक्सीनेट करना था मई जून तक। हम उसमें थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर गए, और अभी भी मोर्टालिटी जो है वो 70% इसी एल्डरली ग्रुप में है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो चंडीगढ़ से डेटा आया, 1465 हेल्थ केयर वर्कर अभी तक वैक्सीन लगाने के बाद दोबारा सिक हो चुके हैं, और 35 मरीज गंगाराम के। तो अगर हम सबको देखें, मिला जुला लक्षण देखें, तो वैक्सीन के बाद कोई मृत्यु का खबर नहीं आई है। वैक्सीन के बाद सब माइल्डर डिजीज है। तो इसका ये मतलब हुआ, वैक्सीन भले ही आपको कोरोना होने से ना बचाए, पर आईसीयू और मृत्यु होने से जरूर बचा रही है। देखिए रेमडेसिविर की ट्रायल भी यही कहती थी कि वो कम करे या ना करे, बट सीवियर माइल्ड डिजीज में 0 मोर्टालिटी का दिखाती थी। तो इसीलिए वैक्सीनेशन करना जरूरी है। और एक और जो डिफरेंस हम में और अमेरिका में है, मानक जी, जो आपके चैनल के माध्यम से शायद हम
सरकार के आवाज तक, कानों तक पहुंचा पाए। वैक्सीनेशन फॉर ऑल, मतलब अब वैक्सीन हमारी नई स्पुतनिक वी आ गई है, बाकी ट्रायल्स मिल रही है, मॉडर्ना फाइजर आ रही है, तो हमको अब जरूरत है वैक्सीनेशन को बढ़ाने की। तो लॉकडाउन थोड़े दिन करें या नहीं करें वो तो सरकार की नियति पे है, बट वैक्सीनेशन जरूर बढ़ा दें 18 साल से सारे लोगों को। और अगले हफ्ते तक डॉक्टर गोडसे बताएंगे, अगले हफ्ते तक हो सकता है कि फाइजर की वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूवल मिल जाए। तो देखिए किस प्रकार से 1.5 साल के अंदर नो मेडिकेशन टू सम मेडिकेशन विच इज शोइंग 80% रिस्पॉन्स, नो वैक्सीनेशन टू सम वैक्सीनेशन विच इज अगेन शोइंग 90% रिस्पॉन्स। तो हमारे को लगता है कि हम कोरोना की जंग जीत रहे हैं, बट जरूरत है थोड़े साहस की, धैर्य की और नॉलेज के साथ एक्ट अपॉन करने की। ओके, डॉक्टर भार्गव बहुत होपफुल साउंड कर रहे हैं। कोरोना की जंग हम जीत रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये मानने को जी नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें पता है अभी भी हम सिर्फ 6 से 7% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं, और अभी भी 92-93% पॉपुलेशन तक हमारी वैक्सीनेशन दूर दूर तक कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ये जो चर्चा मैंने रखी है इसका मकसद यही है। लोगों में डर बहुत है, लोगों में चिंता है, बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ आप लोगों के बेसिक सवालों के जवाब दें। ये जो नया स्ट्रेन आ रहा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये दूसरी वेव आई है, एक, कैसे पता लगाएं कि कोरोना वायरस हो गया है आपको या घर में किसी को हो गया है, और अगर घुस जाए आपके घर में कोरोना तो क्या करना चाहिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइएगा, क्योंकि कल ही केंद्र सरकार ने कहा है रेमडेसिविर आप घर में नहीं ले सकते, आपको अपने आप नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला जो बड़ा नो है वो यही है कि लोगों को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। तो आपको खुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं करिए, ज़रूर किसी डॉक्टर के संपर्क में आइए और उनसे सलाह लीजिए कि आगे कैसे करना होगा। देखिए, कुछ लक्षण हैं जो कि पिछली बार हम ज़्यादा नहीं देख रहे थे, लेकिन इस बार ज़्यादा हैं और सामने आ रहे हैं। तो अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, जो आप अक्सर सुनते आए पिछले पूरे फर्स्ट वेव में कि अगर ये तकलीफें हैं तो ये कोरोना की तरफ इंगित करती हैं, तो अब थोड़े से लक्षण में अगर आप इस तरह से देखते हैं कि बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी आंखें जो है लाल हो रही हैं, कंजंक्टिवाइटिस जैसा लग रहा है, या किसी के पेट में दर्द है, डायरिया है, वॉमिटिंग हो रहा है। अब हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों में हाथ पैरों में सूजन और नीले पड़ रहे हैं हाथ पैर। तो अगर इस तरह की तकलीफें भी सामने आ रही हैं तो ये भी कोरोना हो सकता है। और खास तौर से बच्चों में हम ज्यादातर पेट से जुड़ी परेशानियां ज्यादा देख रहे हैं, पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बुखार हो तभी कोरोना होगा। तो इन लक्षणों का खास तौर से ध्यान रखें। और अगर किसी को भी एटिपिकल साइन सिम्टम्स होते हैं, पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और अचानक से कोई नई परेशानी सामने आई है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोरोना के बारे में सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है तो अब हर किसी को अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम घर में ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें घर में दवाइयां दे सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तभी हॉस्पिटल का रुख करें, वरना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 92% से ऊपर रह रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई 100-400 के ऊपर नहीं जा रहा है और आप उसे घर में मैनेज कर पा रहे हैं, और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, छाती में दर्द नहीं है, या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं दिखाई दे रही है, गफलत नहीं है, पेशेंट जो है वो कंफ्यूज नहीं दिख रहा है, बेहोश नहीं दिख रहा है, तो हम आराम से घर में मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ दवाइयां भी हैं जो कि हम पिछले समय से सीख गए हैं, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, फेबिफ्लू हो, आइवरमेक्टिन हो, स्टेरॉइड्स हो, ब्लड थिनर्स हो, ये सब भी हम घर पर दे सकते हैं और देते हैं, और इससे लोग ठीक होते हैं। बस आपको घर में उनको एक अलग रूम देना है, उनका टॉयलेट अलग करना है, उनके कपड़े अलग धुलने चाहिए, उनके बर्तन अलग होने चाहिए, और वेल वेंटिलेटेड रूम्स में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मरीज रहे और वो मास्क लगा करके बाहर के किसी व्यक्ति से, घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बात करें और अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ज्यादा अच्छा होगा कि वो जिस रूम में आप उनको वहीं खाना दे दीजिए, वहीं उनके जरूरत का सामान पहुंचा दीजिए, ताकि वो घर में ज्यादा नहीं घूमे कुछ दिन के लिए, और बाकी जो परिवार के लोग हैं उन्हें हम सुरक्षित कर सके। अपना SpO2 मॉनिटर करते रहिए। अब अगर इन चीजों में कहीं कोई फेरबदल आता है या आपको लगता है कि बुखार टूट ही नहीं
रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो रहा है या SpO2 फॉल हो रहा है, तभी आपको अस्पताल की तरफ जाना चाहिए या वहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत आसानी से, और देखिए टेस्ट भी हम लोग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो घर से ही आराम से ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि होम मैं सैंपलिंग यही ना हो पूछ रही रहा हो, था तो होम डॉक्टर स्वाति, सैंपलिंग भी आसानी से हो रही है। जी, मैं यही पूछ रहा था कि आजकल क्योंकि RT-PCR टेस्ट के लिए बहुत मारामारी हो रही है, 2-2 3-3 दिन में कलेक्शन हो रहा है और रिपोर्ट आने में भी 2-2 3-3 4-4 दिन कई जगह लग जा रहे हैं। तो इतने दिन में तो कहते हैं कि कोरोना का फर्स्ट वीक ज्यादा खतरनाक होता है, पता लगा जब तक रिपोर्ट आई तब तक तो आदमी आधा ठीक भी हो गया। तो क्या जब तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो आप करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं है, और है तो कितना सीवियर है? बिल्कुल, देखिए हम कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिनको कर सकते हैं, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं कोरोना का अंदेशा दिख रहा है और हम ट्रीटमेंट उस लाइन की तरफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम CRP टेस्ट करते हैं, इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर वगैरह करते हैं, तो अब जिन लोगों ने लेकिन वैक्सीन ली है, उनका भी CRP थोड़ा हाई आता है, या जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, उनका भी CRP थोड़ा हाई आता है। तो ये आपको अपने डॉक्टर से ही डिस्कस करना चाहिए कि आपकी सिचुएशन में अगर ब्लड टेस्ट आपको दिख रहा है कि रेड ब्लैक कलर के हाइलाइटेड दिख रहे हैं अगर आपको अपनी रिपोर्ट में, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। खुद ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सिनेरियोज हैं जो डॉक्टर समझ सकता है कि क्यों आपके रिपोर्ट्स में ये चीजें फेरबदल दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर से सलाह करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जरूर जैसा आपने कहा, कुछ ब्लड टेस्ट है जो हम कर सकते हैं जिनसे ये पता लग सकता है। साथ में 2 चीजें मैं जरूर कहूंगी कि इस वक्त लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मास्क के अलावा वो एक है स्टीम, सुबह शाम सभी लोग स्टीम ले, घर में जितने भी लोग हैं, बच्चों को खास तौर से स्टीम दिलाइए, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर हम घर पे बैठे आसान लंग एक्सरसाइजेस करें, चाहे गुब्बारा फुलाना हो, कैंडल्स ब्लो करनी हो, या सांस रोक करके पर्स लिप ब्रीदिंग है, बहुत आसान से ये लंग एक्सरसाइजेस हैं, अगर सुबह शाम घर के सब लोग करें तो ये भी हमें कोरोना से काफी बचत देता है, राहत देती है। तो ये 2 चीजें जरूर मैं कहूंगी कि लोगों को करनी चाहिए। ओके, एक सेकंड आ रहा हूं डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर धमीजा, आपके एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? डॉक्टर धमीजा, क्या हम पेशेंट्स को घर में उनके रहते हुए आसानी से आजकल ट्रीट कर पा रहे हैं क्या, और कैसे कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और काफी लोगों में हो भी रहा है। लेकिन इस समय जो सेकेंड वेव का जो खौफ दिमाग में लोगों के है, वो डर पैदा करने के लिए लोगों को जो हॉस्पिटल की तरफ रश कर रहा है, वो ठीक नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं या आपको एक्सपोजर हुआ है, तो आप अपना जो है खुद को क्वारंटाइन करें। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, जब तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप अपने आप को क्वारंटाइन में ही रखें, बाहर मत निकलें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही टाइम ऐसा होता है जब आप इन्फेक्शियस हैं, आपका जो दूसरों के जो बीमारी फैलाने का डर है, वो जो रिस्क है, वो उस समय सबसे ज़्यादा होता है। मानक जी, मैं एक बड़े इशू पर बात करना चाहता हूं आज आपके माध्यम से। वो बड़ा इशू ये है कि आज से 6 महीने पहले भी मैंने आपके ही शो में शाम को 7 बजे ये कहा था कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म, जब हमारे जो केसेस के नंबर्स थे वो कम हो रहे थे या शुरू हुए थे और वैक्सीन आने की उम्मीद थी, तब ये बात कही थी कि लोगों में अब जो है ये लग रहा है कि कोरोना चला गया, कोविड-19 चला गया है, एक वैक्सीन का यूफोरिया आ गया है और बहुत ज्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब वैक्सीन आ गई, अब किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहीं पे था, वो यही था कि हमें अपने आप को उसी सावधानियों को आगे से भी ज्यादा जारी रखना है आगे कुछ समय के लिए। यही हुआ कि अब देखिए आज की तारीख में जहां लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं गैदरिंग्स में, यही लोग कल बाहर जाएंगे, दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और वहां पे जाकर यही रिस्क रहेगा कि दूसरे प्रदेशों में भी जो है आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश में आर इफेक्टिव जो है वो पूरे देश के आर इफेक्टिव से ज्यादा है। हमारे भारत में आर इफेक्टिव जो है, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितना रिस्क है, ये जैसे पूरे नेशनल लेवल जो हमारा 1.5 है, यानी एक जो 1.5 जो लोग हैं या 2 लोग हैं वो 3 लोगों तक फैलाते हैं और 3 लोग जो है 4.5 लोग को फैलाते हैं और 4.5 लोग 13.5 लोगों को फैलाते हैं। वही जो अगर बिहार में या उत्तर प्रदेश में 3 है या 2.6 है, वो 1 लोग 3 लोगों को फैला रहे हैं और 3 9 को फैलाएंगे और 9 27 को फैलाएंगे। सो आने वाले 4 हफ्ते जो है वो यही डर है कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उसको झेल पाएगा। सो ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम यूपी के ही कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है और कुछ जिलों में हमने इतनी बड़ी गैदरिंग इकट्ठी कर रखी है, तो अब स्वाभाविक है कि हमारा कॉशियस ऑप्टिमिज्म यही इसीलिए कहा था, हमने पहले भी पब्लिश किया है
और ये भी कहा था कि ये जो मल्टीपल पीक्स आएंगे, ये नेशनल न्यूज़पेपर में मैंने लिखा है कि जुलाई में, इनफैक्ट 25 जून को लिखा था कि आने वाले एक वर्ष में ये एक पीक नहीं है, कई पीक्स आएंगी, 2 से 3 से 4। वही दिल्ली में हो रहा है आज की तारीख में कि जैसे ही कोई पीक खत्म होती है हम सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अभी भी जो है ये एक वायरस की एक ट्रेजेक्ट्री है, पैंडेमिक की ट्रेजेक्ट्री है। मुझे इस बात का डर है कि आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज से टायर 2 सिटीज की में आ गया है, और अब जो है टायर 2 और टायर 3 सिटीज से रूरल और रीजनल एरिया में जब जाएगा, क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर बहुत बढ़िया डॉक्टर धमीजा, बहुत सही तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और जो आपकी बातों में जो हिडन मैसेज है वो यही है कि अभी भी जब दूसरी लहर देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों को घरों में रहना और अननेसेसरीली बाहर नहीं निकलना, इससे अच्छा इलाज, इससे अच्छा बचाव नहीं हो सकता है। एक ये हिडन मैसेज है डॉक्टर भार्गव। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आजकल आपके जान पहचान में, आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, आपकी बिल्डिंग में, आपके पड़ोसियों में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के केसेस जरूर निकल रहे हैं। ऐसे में कुछ एक और सावधानियां डॉक्टर भार्गव अगर आप बता सकें तो। डेक्सामेथासोन का सेल्फ पालन ना करें, सेल्फ ना लें डेक्सामेथासोन, क्योंकि वो आपको फंगल इन्फेक्शन भी करा सकती है। जो भी जागरूक नागरिक है और डॉक्टर है, दोनों को समझना है डेक्सामेथासोन को जब तक सीवियर बीमारी ना हो प्लीज ना लें, क्योंकि फंगस से हमने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देख लिया। तो इस बार पीसीआर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सीटी स्कोरिंग, मतलब सीटी स्कैन पे निमोनिया लग रहा है पर वो पीसीआर नेगेटिव है। आप 3 दिन बाद पीसीआर कराते हैं, फिर वो पॉजिटिव आते हैं। तो अगर एक बार पीसीआर नेगेटिव है और आपको सिम्टम है, प्लीज घर पे रहिए। ये मत बेफिक्र हो जाइए कि कोविड आरटीपीसीआर आ गया तो आप बिल्कुल ठीक है। आप ईदर वे राउंड। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार मानक जी एक आदमी को होता था तो पूरा परिवार को नहीं होता था, पूरा परिवार संक्रमित नहीं होता था। इस बार आप तो होते ही हो, पूरा परिवार भी संक्रमित होता है और आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर धमीजा ने कहा। इसकी इन्फेक्टिविटी रेट इतनी है, कहने की कुछ हद नहीं। पूरे परिवार आज संक्रमित है और वो 1-1, 2-2 दिन के अंतराल पे हुई है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ये टायर 2 टायर 3 में पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया है। अगर मैं आपको गोरखपुर की बात करूं, गोपालगंज की बात करूं, तो वहां पे बेड्स भर चुके हैं। मैं अगर बिहार में आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट और समस्तीपुर की डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो वहां पे भी कोरोना का उतना ही बड़ा हालत है जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन के नंबर्स बता पाते हैं, वहां नंबर्स नहीं बता पाते। तो इस बार का ये इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। ये आवश्यक है, भले ही मृत्यु दर हो सकता है आगे चल के कम हो, अभी रिकवरी रेट उतनी तेज नहीं है। और अगर अस्पताल भर जाते हैं तो ये कोलैटरल डैमेज है सर। मानक जी, कोविड का तो नुकसान है ही है, बट कोविड के अलावा जो कैंसर के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो वैक्सीनेट करवाना, जो उदासीनता थी, वैक्सीन हेजिटेंसी की हम बात करते थे, मानक जी एक ही बात मैं कहूंगा, एक बिना काम के बाहर ना निकले, बिल्कुल ना निकले। सेल्फ लॉकडाउन लगाने की कोशिश करें, जो कॉलोनीज है, जो स्टेट है, जो मोहल्ले हैं, मॉल्स वगैरह में ना जाए बिना काम के। और प्लीज एक आदमी जैसे 3 आदमियों को कोरोना फैलाता है, एक आदमी 5 लोगों को वैक्सीनेशन जरूर कराए, तभी हम कोरोना को जीत पाएंगे। ओके, धीरे धीरे वैक्सीनेशन की तरफ हमको बढ़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर गोडसे, ये तो हमने सिम्टम्स के बारे में स्वाति ने बता दिया, सिम्टम्स क्या रहते हैं, क्या करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेट ना करें, कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं। कुछ एक चीजें ये बताइए डॉक्टर गोडसे कि कब हमें इमरजेंसी या पैनिक बटन दबा देना चाहिए। वैसे ज्यादातर सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं घर में आराम से मैनेज हो सकता है, पैनिक बटन कब दबा देना चाहिए और कब हॉस्पिटल जाना चाहिए? अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो मैं कई पॉइंट्स है, एक में सारे आपके ऑडियंस को बता दूं, सिंपल टेस्ट आप घर पे कर सकते हैं। इसके बोलते हैं सिंगल ब्रेथ काउंट। एक लंबी सांस लीजिए, उसके बाद आपकी जो मातृभाषा हो उसमें अंक गिनिए, 1 to कहां तक जाते हैं, 45, 46, जहां भी आप जाए खुद का, वो आपका लंग कैपेसिटी है। और दैट यू कैन राइट डाउन, सिंगल ब्रेथ काउंट, दैट्स अ ऑब्जेक्टिव मेजर कि दूसरे दिन रोज कर सकते हैं। दूसरा, मैं कई बातों से हैरान हूं, वो स्टीम की बात कर रहे हैं, स्टीम का कहां है डेटा? जो टेम्परेचर पे कोरोना मरता है वो टेम्परेचर में आपने स्टीम ले ली तो आप मर जाओगे। स्टीम से कंजेशन कम हो जाएगा, लेकिन आप छोटे से घर में रहते हो और कोरोना पेशेंट ने स्टीम ले लिया तो वो ड्रॉपलेट का एरोसोल बन के पूरे घर में दिख जाएगा ना,
नाना करते प्यार एक दूसरे को दे बैठे कोरोना, ये बात है। तीसरी बात है, मतलब ये स्टीम का डेटा क्या है? और सर नहीं इंडियन नहीं, मेरे डॉक्टर गोडसे एक सेकंड, डॉक्टर गोडसे 1 सेकंड, एक घर में अगर किसी को कोरोना होता है सर, तो वो बंदा तो वैसे ही आइसोलेट रहता है ना। अगर स्टीम लेगा भी तो अपने रूम में या अपने बाथरूम में लेगा। नहीं, लेकिन अगर घर स्टीम में ली तो घूम के पूरे थोड़ा वो ना स्टीम लेगा। घर में निकल जाएगी ना। और दूसरा मैं कहता हूं, ये टेस्टिंग हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं? अब आप टाइटैनिक पे बैठे हो और टाइटैनिक डूब रही, लाइफ बोट ढूंढो ना, वो लाइफ आइसबर्ग क्यों भेज रहे हो? टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट, इस पागलपंती, कुछ नहीं होता उससे। एक साल कह रहे थे कि वो मास्क नहीं डालते लोग। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी हैज मोर मास्क देन पीपल। इतना रिच कंट्री है, एक साल पूरा लॉकडाउन किया, पूरे मास्क डाले। जर्मनी में अभी भी केस है, एक साल हो गए, कुछ हो नहीं पा रहा है, और लोगों को गाली दे रहे हैं कि आपने मास्क नहीं पहना। भाई ठीक है, देखो लोग कैसे पहनते हैं, छू लेने दो नाजुक ओठों को, वो मास्क तो ओठ का टच भी नहीं होता, वो छोड़ दो लोगों को। डॉक्टर भार्गव कह रहे थे कि शायद हम लोग सोचेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाएंगे। अभी क्या सोचेंगे? शायद ट्रम्प साहब को अक्टूबर में हो रहा था, अभी अक्टूबर से अप्रैल तक क्या सोचना क्या है वहां? ला डॉक्टर दो गोडसे ना। 1 सेकंड, डॉक्टर गोडसे 1 सेकंड, डॉक्टर गोडसे एक सेकंड। मैं मानता हूं डॉक्टर गोडसे कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश में बैठे हैं और वहां का मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान से दशकों आगे है। 1 सेकंड। इसीलिए आप इन सब बातों को आप शायद गलत बताने के लिए, डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड, अगर 30% अरे रुकिए ना एक सेकंड, बढ़ रहा है अभी, तो क्या डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, डॉक्टर लॉकडाउन, भार्गव 1 मास्क सेकंड, और वैक्सीनेशन। तीसरी चीज डॉक्टर भार्गव मैं वही कह रहा हूं ना, वही मैं 1 सेकंड, मैं वही कह रहा हूं। डॉक्टर गोडसे पता नहीं क्यों ये शायद भूल जाते हैं कि आज भी अमेरिका कोरोना केसेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, दुनिया में बेस्ट हो सकता है। आप कह रहे हैं अक्टूबर में आपने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रीट कर लिया था, कर लिया होगा सर, लेकिन आज भी आप अपने केसेस रोक नहीं पाए हैं और आपके यहां भी गवर्नमेंट्स मास्क लगाने को कह रही हैं। इसीलिए, और वैक्सीनेशन भी अभी आपके यहाँ इतना नहीं हुआ है सर, ठीक है, ज्यादा हो गया है, आपके गवर्नमेंट्स के पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी कंट्रीज में सर जो चीजें, जो टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं, वो सब साइंटिफिक नहीं है। मैं क्लोजिंग कमेंट्स स्वाति आपको दे रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर गोडसे ने, आई एम नॉट अगेंस्ट मास्क, आई एम कंप्लीटली देखिए- मास्क, आई टोटली सपोर्ट मास्क। देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर गॉडसे ने अभी स्टीम के लिए कहा, मैं दोबारा बोलूंगी कि ये वायरल लोड कम करता है। हमने कहीं भी ये नहीं कहा है कि स्टीम लेंगे तो वायरस मर जाएगा या कोरोना आपको नहीं होगा। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे कि हम वायरल लोड को कम करते हैं, और वायरल लोड कम होने से बीमारी होने की, संक्रमण होने की संभावनाएं भी कम होती हैं और उसकी तीव्रता भी कम होती है। दूसरी बात, जिस तरह से डॉक्टर गॉडसे कह रहे हैं और आपने जिस तरह से माना की बात बोली है, बिल्कुल ठीक है। हम भारत में रहते हैं, भारत की लॉजिस्टिक्स बिल्कुल फर्क है अमेरिका से। अगर हमारे यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट की कमी होगी तो हम दूसरे टेस्ट करके ये पता लगाने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या हमारे मरीज को कोरोना तो नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो अपनाई जाती है जब आपके पास संसाधन लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल अपने को तो बिल्कुल। चाहिए, हमारे को पीसीआर चाहिए। तो डॉक्टर गोडसे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे को अभी भी टेस्ट करने हैं, लोगों को आइसोलेट करना है, और मास्क की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास उतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सबको ऑक्सीजन लगा पाए। और पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। न्यूयॉर्क की हालत याद करिए, अक्टूबर नवंबर में क्या हालत थी, वहां पे भी लाशों के ढेर लगे हुए थे और एंड्रयू क्यूमो को लॉकडाउन करना पड़ा था। मिशिगन में भी 30% से आपके नंबर ग्रो कर रहे हैं। आज भी आपके पास 1000 से ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो इसलिए इंडिया में 135 करोड़ लोगों में जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए स्ट्रैटेजी पुअर मैन वैक्सीनेशन इज मास्क, पुअर मैन वैक्सीनेशन इज मास्क। जब तक वैक्सीन आती है हमारे देश में, मास्क पहनना हमारे लिए आवश्यक है। देखो, क्या कह रही है? मानिक जी, बहुत जरूरी बात, देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए सबसे ज्यादा ट्रंप ने चिल्ला के बोला था, लेकिन वो मेडिसिन बाद में कारगर नहीं रही। तो हमें ये मतलब, अगर अमेरिका से कोई चीज आती है, इसका मतलब ये नहीं। डॉक्टर गोडसे, आपने अक्टूबर में ट्रंप को आप मुझे कुछ बात करने देंगे, मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। देखिए, जहां तक बात मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की है, तो ये एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और भारत में आने के लिए हमें इसके बहुत सारी चीजें हैं जो सोचनी पड़ेंगी। देखिए, आज भी हम मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन को भारत में लेकर नहीं आए, हम अपनी स्वदेशी वैक्सीन के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के लॉजिस्टिक्स बहुत फर्क है। और
बहुत सारी, और हमें मोनोक्लोनल आपके problem एंटीबॉडी है, आप जैसे लोगों को ट्रीटमेंट बात की नहीं आप जो करनी। बात ये कर रहे कहता हैं, हूँ, मानस जी, 30 वो- सेकंड 30 वो- सेकंड आई विल जस्ट टेक 30 अबाउट साइंस। अब हाँ अबाउट बोलिए साइंस डॉक्टर धमीजा, क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर देखिए धमीजा ऐसा बोलिए। है, देखिए ऐसा है कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि मास्क इज इक्वलेंट टू वैक्सीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये I सीडीसी agree. कह रही है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है, ये सभी के सभी पूरा वर्ल्ड कह रहा है। जहां तक वैक्सीन की Oh. बात है, यूएसए में वैक्सीन नेशनलिज्म के होते हुए उन्होंने सारी वैक्सीन इकट्ठी की हुई है, बट रिमेंबर नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। चाहे वहां पे Exactly. खत्म हो जाएगा, कहीं और खत्म नहीं होगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। हाँ I चलिए, totally मेरे support the पास mask. ये ऐसा ना हो कि I'm saying against mask. I totally support the mask. Okay. ओके 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 चलिए, बहुत मजा आया, दिलचस्प बहस। देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब इस तरह की चर्चा होती है और एक डॉक्टर हमारे साथ अमेरिका से बैठते हैं और बाकी हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंस, अपने अलग अलग एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, और इसीलिए ऐसी डिबेट में मजा भी आता है, क्योंकि इससे फायदा हमारे व्यूअर का होता है, उसे पता लगता है कि अच्छा ऐसे भी होता है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है इस डिबेट, इस चर्चा को, इस शो को करने का मकसद पूरा हुआ होगा, लोगों को पता लगा होगा कि जो नई दूसरी वेव आई है इसमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण क्या हैं, और आपको जितना हो सके घर में रहकर ही अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए, जब तक आपको ये ना लगे कि अब हालत मरीज की गंभीर हो रही है। खुद को कैसे बचा के रखें, ध्यान रखिए, मास्क वैक्सीन के बराबर ही है जब तक वैक्सीन लगती नहीं है। मास्क लगाइए, अपना बचाव करिए और वैक्सीनेशन की कोशिश करिए। धीरे धीरे अब देखिए और भी वैक्सीन आ रही हैं, 2 से 3 हो गई हैं और भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो अल्टीमेटली इलाज फिलहाल क्या है वो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। सेल्फ मेडिकेट मत करिए। आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहा, कुछ ब्लड टेस्ट और हैं जो आप कर सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के आधार पर। तो न्यूज़ 24 पर इसी तरह आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर धमीजा, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर गोडसे, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।